एक गांव में दौलत राम नाम का एक व्यापारी रहता था। दौलत राम अपने नौकर राजू से दिन रात काम करवाता था। आज दौलत राम से मिलने शहर से एक बैंक मैनेजर आने वाला था। दौलत राम सुबह से ही उसकी आवभगत का इंतजाम राजू से करवा रहा था। जब राजू बाजार से लौट रहा था कि हंसराज राजू से बोला, अरे भैया, सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? राजू बोला, आज मालिक के घर पर बैंक मैनेजर आने वाला है। मालिक ने उनकी आवभगत के लिए बाजार से सामान मंगवाया है। हंसराज बोला, अरे यार, मुझे तुम पर ना कभी कभी बहुत तरस आता है। तुम्हारा मालिक दौलत राम एक नंबर का जल्लाद है। जबकि तुम दिल के कितने अच्छे हो, फिर भी वो तुम पर कितना अत्याचार करता है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? राजू ने कहा, कभी कभी मेरे भी दिल में विचार आता है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भाग कर जाऊँगा भी तो कहाँ। कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार भी आता है। हंसराज ने कहा, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं होता। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तुम जल्दी जाओ, वरना दौलत राम फिर से तुम्हें बुरी तरह से पीटने लग जाएगा। राजू तुरंत घर पहुंचा। दौलत राम क्रोधित होकर बोला, आज शहर से मुझसे मिलने बैंक की सबसे बड़ी ब्रांच का मैनेजर आने वाला है। उसके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी मत छोड़ना। राजू ने कहा, मैंने आपके बताए हुए सारे इंतजाम करवा दिए हैं। आपके कहे अनुसार आपका मनपसंद भोजन भी तैयार करवा दिया है। दौलत राम बोला, सुनो, 1 घंटे बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। तब तक तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना, समझे? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? राजू ने कहा, जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है। हर बार की तरह मुझे एक कागज़ पर अंगूठा लगाना है। लेकिन मालिक, मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर आप मुझसे ही अंगूठा क्यों लगवाते हो? दौलत राम ने गुस्से से कहा, यह समझना तुम्हारा काम नहीं है, समझे? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना। राजू वहाँ से चला गया कि तभी दौलत राम की 21 वर्षीय पुत्री पूजा वहाँ आई और बोली, क्या कर रहे हो राजू? राजू बोला, कुछ नहीं, बस आज शहर से बैंक मैनेजर मालिक से मिलने आने वाले हैं। मैं किचन की सफाई कर रहा था छोटी मालकिन। पूजा बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे सिर्फ पूजा बोला करो। अब मुझे ये बताओ कि तुम पापा से हमारे विवाह की बात कब करोगे? पूजा की बात सुनकर राजू गहरी सोच में डूब गया। दरअसल पूजा और राजू बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजू बचपन से ही दौलत राम के घर पर ही रहा करता था। उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में दौलत राम अभी तक अनजान था। पूजा बोली, क्या सोच रहे हो? आखिर कब तक हम दोनों छुप छुप कर मिलते रहेंगे और फिर कब तक तुम सबके सामने मुझे छोटी मालकिन कहकर पुकारते रहोगे? राजू बोला, तुम तो जानती हो कि मालिक ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने हम दोनों के विवाह की बात उनसे कही तो कहीं वो मुझे जान से ही ना मार दें। आखिर तुम्हारी और मेरी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर है। पूजा बोली, यह सब तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम पापा से बात नहीं करोगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। यह कहकर पूजा वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद बैंक मैनेजर घर आ पहुंचा और दौलत राम बैंक मैनेजर की आवभगत करने लगा। और हमेशा की तरह दौलत राम बैंक मैनेजर के सामने राजू से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, मानो राजू उसका नौकर नहीं बल्कि पुत्र हो। बैंक मैनेजर बोला, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुमने तो बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह
पाल पोस कर बड़ा किया है। भला आज के ज़माने में इतना ईमानदार कौन होता है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर दौलत राम अचानक चौंक गया, क्योंकि इससे पहले उसने सबके सामने ऐसी बात कभी भी नहीं बोली गई थी। दौलत राम बोला, अब आपको क्या बताऊं साहब, जो कुछ भी है सब राजू का ही है। मैं तो बस उसका एक छोटा सा नौकर हूँ। बैंक मैनेजर बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दौलत राम जी, आपने तो अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना कि आपने इस लड़के के लिए किया है। तभी दौलत राम ने राजू की ओर देखकर बोला, अरे राजू, मैं तो भूल ही गया, हमारे बैंक मैनेजर को हमारे गांव के मोहन हलवाई की जलेबी बहुत पसंद आती है। मैं तो मंगाना ही भूल गया। जाओ, जाकर मोहन हलवाई की दुकान से जलेबी ले आओ। बैंक मैनेजर बोला, अरे नहीं नहीं दौलत राम जी, इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैंने मीठा खाना कम कर दिया है। दौलत राम बोला, साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको मुँह मीठा कराए बिना नहीं जाने देता। राजू की तरफ देखकर बोला, तुम जाओ जलेबी ले आओ। राजू चुपचाप जलेबी लेने चला गया। राजू जलेबी लेकर लौटा ही था कि उसे बैंक मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। राजू चुपचाप बाहर बैंक मैनेजर और दौलत राम की बातें सुनने लगा। बैंक मैनेजर दौलत राम से बोल रहा था कि आपने राजू की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने उसे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। जब वो कागज़ पर अंगूठा लगाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आपको उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहिए था। दौलत राम बोला, अब आपको क्या बताऊं साहब, बगैर माँ बाप का ये लड़का था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं राजू पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सका। वो क्या है ना साहब, मैं राजू की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि उसके माता पिता के मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है, इसलिए वो अनपढ़ ही रह गया। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से आखिर राजू को क्या फ़ायदा होने वाला है, सब कुछ उसी का ही तो है। मैनेजर बोला, बात तो आपकी सही है दौलत राम जी, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब राजू बड़ा हो गया है, कम से कम उसे इतना तो पढ़ा लिखा दीजिए कि वो सिग्नेचर करना सीख जाए। और हाँ, रामपुर में आप राजू को ले जाने वाले थे, आप वहाँ की ज़मीन जो हटाने वाले थे। दौलत राम बोला, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। क्या राजू को रामपुर ले जाना ज़रूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि रामपुर सिर्फ हम दोनों जाए और हमेशा की तरह राजू से अंगूठा लगवा लिया जाए। आखिर सब कुछ राजू की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप राजू से पूछ लीजिए। मैनेजर बोला, दौलत राम जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बगैर राजू की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। राजू उन दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गया कि तभी दौलत राम की नज़र राजू पर पड़ गई। अरे राजू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुमने बताया नहीं कि तुम जलेबी लेकर आ गए। राजू ने चुपचाप जलेबी दौलत राम के हाथ में थमा दी। दौलत राम ने हमेशा की तरह एक सादा पेपर राजू के सामने रख दिया। राजू ने उस सादा पेपर पर अंगूठा लगाया। बैंक मैनेजर के जाने के बाद दौलत राम क्रोधित होते हुए राजू के पास आकर बोला, अब तेरी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि तू छुप छुप कर हमारी बातें सुने। राजू बोला, नहीं मालिक, मैंने आप दोनों की कोई बात छुप कर नहीं सुनी। दौलत राम बोला, अगर बातें छुप कर नहीं सुन रहा था तो बाहर खड़ा क्या कर रहा था? तुम्हें जलेबी लेकर सीधे अंदर आना चाहिए था। इतना कहकर दौलत राम एक लाठी लेकर आया और राजू को पीटने लगा। राजू बोला, मेरी बात का विश्वास कीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है मालिक।
दौलतराम बोला, अगर दर्द हो रहा है तो उसे बर्दाश्त कर, मत भूल तेरे शरीर से जो खून निकल रहा है उस पर भी मेरा अधिकार है। तेरी माँ ने तो तुझे पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे कूड़े के ढेर से उठाकर लाया और तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारी छुप छुप कर बातें सुने। मत भूल कि तू सिर्फ एक नौकर है और कुछ नहीं। दौलतराम इतना कहकर पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। राजू आंखों में आंसू लिए बेहोश हो गया था। उस दिन दौलतराम ने उसे भोजन भी नहीं दिया। राजू रात के समय भूखे पेट अपने गले में एक लॉकेट को देखकर रोता रहा, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। राजू रोते हुए बोला, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर तुम मुझे पैदा होते ही मार देती तो कम से कम मुझे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन राजू कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी पूजा वहाँ पर आ गई। पूजा बोली, तुम्हें कुछ पता है? पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम आज ही पापा से हमारे विवाह की बात करोगे? राजू बोला, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा ने कुछ महीने पहले ही मुझे कितना पीटा था। तभी दौलतराम वहाँ पर आ पहुँचा और क्रोधित होता हुआ राजू की तरफ देखकर बोला, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सबके सामने मेरी बेटी को छोटी मालकिन बोलता है और अकेले में फ़ायदा उठाता है। राजू बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक। मैंने कभी भी छोटी मालकिन को गलत नज़र से नहीं देखा और मैं और छोटी मालकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दौलतराम बोला, प्रेम करने से पहले अपनी एक बार औकात तो देख लेता कि कहाँ तू और कहाँ हम। पूजा, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम कितने अमीर बाप की संतान हो? पूजा बोली, बस कीजिए पिताजी, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर मैंने राजू को सब कुछ बता दिया तो आपकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। पूजा की बात सुनकर दौलतराम बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और उसने एक थप्पड़ पूजा के गाल पर मारा और फिर राजू को पीटना शुरू कर दिया। राजू मार खाकर बेहोश हो गया। राजू होश आने पर पूजा को हवेली से लापता पाया। राजू ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने पूजा को जान से मार दिया हो। अगर पूजा भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। तभी दौलतराम क्रोधित होता हुआ वहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ आदम खा और इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। इंस्पेक्टर बोला, यह तो इसकी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। दौलतराम बोला, इस नमक हराम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और देखिए इसने मेरे ही घर पर डाका डाल दिया। इंस्पेक्टर बोला, हवालात में जब मैं इसकी टांगें तोड़ूंगा ना तो यह सब बता देगा कि तुम्हारी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है। राजू बोला, ये क्या कह रहे हो आप? मैं तो आपसे स्वयं पूछने वाला था कि पूजा कहाँ है। दौलतराम ने जोरदार चांटा राजू के गाल पर मारा और बोला, पूजा नहीं, छोटी मालकिन बोल। नमक हराम, तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरी बेटी को नाम से पुकारेगा। इंस्पेक्टर दिनेश को गिरफ्तार करने ही वाला था कि तभी वहीं बैंक मैनेजर वहां पर आ गया। दौलतराम बोला, अरे आप इस बार आने से पहले फ़ोन नहीं किया? मैनेजर बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन तुम्हारे घर में ये पुलिस कैसी? सब ठीक तो है? दौलतराम बोला, वो सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर बोला, इस 2 कौड़ी के नमक हराम राजू ने दौलतराम जी की बेटी को अगवा कर लिया है।
मैनेजर बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? इंस्पेक्टर बोला, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मैनेजर बोला, अरे राजू कब से नौकर हो गया इंस्पेक्टर साहब? राजू तो मालिक है, नौकर तो ये उल्टा दौलत राम है। मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर और राजू बुरी तरह से हैरान रह गए। तभी पूजा 2 लोगों के साथ वहाँ अचानक आ गई। पूजा और उन 2 लोगों को देखकर दौलत राम बुरी तरह से घबरा गया। पूजा बोली, मेरे पिता ने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा था। वहाँ से मैं चुपके से भाग गई और सीधी रामपुर गांव पहुँची। वहाँ पर मेरी इन दोनों ने मदद की। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे माता पिता हैं। इनके गले में भी वही लॉकेट लटक रहा है जो तुम्हारे गले में है। जब मैंने इन्हें पिताजी और तुम्हारे बारे में बताया तो ये दोनों रोने लगे, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। राजू बोला, यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजू की माँ बोली, जिस दौलत राम को तुम मालिक समझ रहे हो वह हमारा नौकर है। तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे पिताजी ने दौलत राम के लिए क्या नहीं किया और बदले में इस नौकर ने हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। राजू के पिता बोले, जब यह हरामखोर दौलत राम 15 वर्ष का था तब मैंने इसे सड़क से उठाकर घर ले आया था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन समय के साथ मैं और मेरी पत्नी समझ गए कि इसकी नज़र हमारी सारी संपत्ति पर है। एक व्यक्ति द्वारा मुझे पता लगा कि दौलत राम संपत्ति के लालच में मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करना चाहता है। उस समय तुम सिर्फ 2 वर्ष के थे। मैंने अपनी सारी संपत्ति और सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया। जब यह बात दौलत राम को पता लगी तो वह क्रोधित होकर तुम्हें हमसे छीन कर ले गया। राजू बोला, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? माँ बोली, उस समय पुलिस भी उससे मिली हुई थी बेटा, और दौलत राम ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी भी तरह की जानकारी पुलिस को दी तो वह तुम्हें जान से मार देगा। हम सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर मिलोगे। मैनेजर बोला, ये दोनों सही कह रहे हैं, मैं इन्हें पहचानता हूँ। ये दोनों तुम्हारे माता पिता ही है। दौलत राम ने मुझे अब तक यही बताया था कि ये दोनों काफ़ी वर्षों पहले मर चुके हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि दौलत राम इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। मैनेजर बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। दौलत राम के हाथ पैर फूल गए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो मालिक, मैंने राजू को अपने बेटे की ही तरह पाला है। राजू बोला, झूठ मत बोल, तूने मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा, जबकि तू मेरा नौकर था। तेरी वजह से मैं इतने वर्षों तक अपने माता पिता से दूर रहा। तेरी असली जगह जेल में ही है। राजू बोला, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। पुलिस ने दौलत राम को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया और राजू ने पूजा के साथ विवाह कर लिया और वे सब सुखी परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।